हाँ जी दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे केस स्टडी नंबर 6 आईबीएस की। तो चलिए बिना किसी देरी के हम केस स्टडी सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि केस स्टडी 2 पेज से ज़्यादा बड़ी है या 2 पेज तक की है। 2 पेज से ज़्यादा बड़ी होगी तो हम क्या करते हैं, हम पहले रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ना शुरू करते हैं। अभी केस स्टडी हमारी 2 पेज से ज़्यादा बड़ी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिस्टर रमेश फॉर ऑब्टेनिंग प्रायर कंसेंट फॉर सेलिंग वन ऑफ द अंडरटेकिंग्स ऑफ द कंपनी करेक्ट, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट ल्यूमिनस लिमिटेड इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। यानी कि ल्यूमिनस लिमिटेड ने ना अपनी एक अंडरटेकिंग सेल करी है, उसके रिस्पेक्ट में क्या कोई प्रायर कंसेंट लेने की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने अपने एस पी ओ एम सेट ए में पढ़ा होगा कि कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन होता है, सेक्शन 180। वो डायरेक्टर्स की पावर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है। इसमें से एक रेस्ट्रिक्शन होती है किसी भी अंडरटेकिंग को सेल या डिस्पोज करने की। ओके, अगर आपको किसी अंडरटेकिंग को सेल या डिस्पोज करना है तो डायरेक्टर्स को स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करवाना पड़ता है मेंबर्स का, इस और उसके साथ साथ एक बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास होता है। ठीक है। सो अब हम इसके ऑप्शंस पर आते हैं। ऑप्शंस में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि ओनली बोर्ड रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड इन दिस केस। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, हमको क्या करना है, बोर्ड एंड स्पेशल रेजोल्यूशन दोनों पास करवाने हैं। सेकेंड ऑप्शन में इन्होंने क्या बोला कि board can exercise this power with the consent of shareholder by passing a special resolution and not on its own by simply passing an ordinary resolution। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि बोर्ड इस पावर को एक्सरसाइज तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसने क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम नहीं चलेगा। ओके। अब दोस्तों, ये यस और नो क्या लिखा हुआ है इसको आप इग्नोर कर दो, क्योंकि हमें नहीं पता कि मिस्टर रमेश का क्या कंटेंशन था केस स्टडी में। ओके, तो हमने किसको फोकस किया, जो भी इन्होंने रीजनिंग दी हुई है। अब मुझे क्वेश्चन पढ़ के समझ आ गया था कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। आपको नहीं समझ आता है तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को होल्ड भी कर सकते हो, पहले केस स्टडी पढ़ लेना, देख लेना रमेश ने क्या बोला है, उसके बाद में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ओके, मुझे क्वेश्चन पढ़ के समझ आ गया कि अच्छा ये अंडरटेकिंग सेल करने की बात कर रहे हैं एंड सेक्शन 180 होता है कंपनीज एक्ट में जो अंडरटेकिंग की सेल के ऊपर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है डायरेक्टर्स की पावर पर। तो इसलिए मैंने उसके अकॉर्डिंगली आंसर यहाँ पे मार्क कर दिया। ओके, सो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी। लेट्स चेक द आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं ना, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस सॉल्व करके एक तो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन किन किन सब्जेक्ट्स में से पूछे हैं या किन किन टॉपिक्स में से आए हैं, और दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि क्या कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हुए हों जो कि हम ऐसे ही आंसर कर दें, जिसके लिए हमें केस स्टडी को रीड करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ओके, अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगी इन विद रिस्पेक्ट टू द प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर्ड बाय मिस्टर जॉर्ज टू मिस्टर रमेश। हमको नहीं पता जॉर्ज और रमेश की क्या लोकेशन है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। बट हमको क्या समझ में आया कि ये आईडीटी का क्वेश्चन है, प्लेस ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में से आया है। ठीक है, आगे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला कि व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगेन प्लेस ऑफ सप्लाई की बात आ गई, हमको नहीं पता प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, तो हम नोट कर लेते हैं कि अच्छा आईडीटी का क्वेश्चन होगा प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर का। फोर्थ क्वेश्चन पर आए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द जीएसटी लायबिलिटी इन केस ऑफ फीस पेड टू मिस्टर बलदेव। कौन मिस्टर बलदेव, पता नहीं, क्या चीज़ की फीस दी जा रही है, पता नहीं। बट अगर आप इसके ऑप्शंस को रीड करोगे ना, तो उन्होंने यहाँ लिखा है सिटिंग फीस पे करी जा रही है डायरेक्टर को। ठीक है, यानी कि इसको रीड करके हमें समझ आता है कि बलदेव कौन है, बलदेव डायरेक्टर है, एंड जो फीस पे करी जा रही है ये फीस है हमारी सिटिंग फीस। ओके, एंड सिटिंग फीस जब भी किसी डायरेक्टर को पे करी जाती है दोस्तों, तो वो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल होती है, अंडर अंडर व्हाट, अंडर आरसीएम। ओके, अब अगर हम ऑप्शंस रीड करते हैं, इन्होंने ऑप्शन क्या दिए, जीएसटी पेबल बाय ल्यूमिनस लिमिटेड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म।
यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स किसको पे करना पड़ेगा? ल्यूमिनस लिमिटेड को। जिस ल्यूमिनस लिमिटेड कौन है? जिसने अपने डायरेक्टर को यानी बलदेव को सिटिंग फीस दी होगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगेन मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आपको कॉन्फिडेंस हो तो आप इस तरीके से आंसर्स को मार्क करना, वरना मत करना, छोड़ देना। पहले केस स्टडी रीड कर लेना, उसके बाद इस तरीके से आंसर्स आप मार्क करना। ओके, मेरे हिसाब से ए आंसर होगा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये आंसर हमारा करेक्ट है या नहीं। ओके, लेट्स चेक द आंसर। ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो इस अप्रोच से क्या हुआ ना, हमने थोड़ी सी ऑप्शंस जो दिए हुए थे उससे अंडरस्टैंडिंग लेके क्वेश्चन की, हमने अपने 4 एमसीक्यूज में से 2 एमसीक्यूज तो बिना केस स्टडी पढ़े ही सॉल्व कर दिए। ओके, बट आपको ये रिस्क तब लेना है जब आप बिल्कुल श्योर हो क्वेश्चन को रीड करके कि हाँ भैया ये क्वेश्चन यही बोल रहे हैं कि कोशिश कर रहा है, या फिर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन अगर दिया हुआ हो तब आप ऐसा कर सकते हो। ओके, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पर आते हैं। वेदर द रिटायरिंग डायरेक्टर शेल बी डीम्ड टू हैव बीन रीअपॉइंटेड एट द एडजॉर्न मीटिंग। Second option, what will be your answer in case at the adjourned meeting the resolution for reappointment of these directors were lost? Whether such directors can continue in case the directors do not call the annual general meeting. अगर एनुअल जनरल मीटिंग डायरेक्टर्स नहीं बुलाते हैं तो क्या डायरेक्टर्स कंटिन्यू कर सकते हैं अपना ऑफिस, या उनको एक समय के बाद वैकेट करना ही पड़ेगा? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर भी हम डायरेक्टली दे सकते हैं, बट मैं इसको होल्ड कर लेती हूँ, थोड़े टाइम बाद हम इसके आंसर को समझ लेंगे। फिलहाल हमको क्या समझ में आ रहा है ये दोस्तों, कि ये कंपनीज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, एंड कंपनीज एक्ट का सेक्शन 152 होता है रीअपॉइंटमेंट से रिलेटेड। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? वेदर द मैनेजमेंट्स अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोलर पैनल टू द कंपनीज रिटेल शोरूम करेक्ट इन व्यू ऑफ द जीएसटी लॉ। हमको नहीं पता मैनेजमेंट की क्या अंडरस्टैंडिंग है, तो इसलिए हम कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते इसका। इसीलिए हमको अभी क्या समझ में आया कि ये जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद में अच्छा एक और पार्ट भी है इस क्वेश्चन का। इसमें ये क्या बोल रहे हैं? ऑल्सो डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज procured from the attorney by Luminous Limited and suggest if the company is required to pay tax under reverse charge on such transaction. ओके, तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, इसको भी हम केस स्टडी रीड करने के बाद में देख लेंगे। ये किससे रिलेटेड हो गया? जीएसटी के प्लेस ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर एंड आरसीएम, इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो जाता है। सेवेंथ क्वेश्चन में आए तो सेवेंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ शुड ल्यूमिनस लिमिटेड रिकॉग्नाइज द गवर्नमेंट ग्रांट्स। ओके, यानी कि इंडेस 20 का क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। चलो ठीक है, अब हम केस स्टडी को रीड करना शुरू करते हैं। 7 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलिए, अभी हमको क्या समझ में आया कि इस केस स्टडी में मेजरली किन किन सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो आपका जीएसटी हो गया, ठीक है, कंपनीज एक्ट हो गया, एंड आपका एफआर हो गया। ओके, इन 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड ही जिस भी पैरा में इंफॉर्मेशन होगी उसी पैरा पर हमें फोकस करना है, बाकी सारे पैरा को हम इग्नोर कर देंगे। ओके, जैसे फर्स्ट पैरा को अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट पैरा में इन्होंने क्या बोला? ल्यूमिनस लिमिटेड कंपनी है जो कि इंगेज्ड है सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चर करने में। कंपनी का विजन क्या है हमने उससे कोई लेना देना नहीं, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कंपनी का क्या विजन है, तो इसीलिए हम इस पैरा को क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। एंड किसी भी पैरा को इग्नोर करने से पहले आप क्या देख लेना कि उसकी फर्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है। फर्स्ट लाइन के बाद में आप देख लेना बीच में कोई लाइन पढ़ के पैरा की, एंड पैरा की लास्ट की थोड़ी सी लाइन देख लेना, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर 3 इन लाइनों में से कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन होगी ना तो उस पैरा पर फोकस देना, अदरवाइज उसको इग्नोर कर देना। जैसे मिड की लाइन क्या लिखी है कि कंपनी एम कर रही है प्रोवाइडिंग द कंट्री विद क्लीन अबंडेंट लो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी, इससे हमें कोई फर्क नहीं है, हमारा एससीएमपी का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ। इसके बाद लास्ट लाइन में उन्होंने क्या बोला कि कंपनी का ये विजन है, हमें विजन से घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो हम विजन को भी इग्नोर कर देंगे। आगे आए, आगे के पैरा में उन्होंने क्या बोला है? ल्यूमिनस लिमिटेड हैज़ ऑलवेज बीन अ स्टैंडर्ड फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज फॉर प्रोडक्ट क्वालिटी, इससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे के पैरा में आए, आगे के पैरा में उन्होंने क्या बोला कि कंपनी बिलीव करती है इन रिसोर्स स्कैर्स डेवलपिंग कंट्रीज, आइडेंटिफाइंग एंड टारगेटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज इन क्रिटिकल
एरियाज। हमें R&D से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि R&D से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। ओके, इसके बाद अगर आप इस पैरा की लास्ट लाइन में आओगे तो उन्होंने क्या बोला, ड्यूरिंग द FY 23-24 गवर्नमेंट गिव द फॉलोइंग ग्रांट्स टू ल्यूमिनस लिमिटेड। इससे समझ में आ रहा है कि अच्छा, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बात ये पैरा हमसे कह रहा है गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में, क्योंकि हमसे गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्या इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी गवर्नमेंट ग्रांट की, कि कंपनी को ना 30 लाख रुपए का गवर्नमेंट ग्रांट मिला फॉर पास्ट रिसर्च ऑफ टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू सोलर सिस्टम। देयर इज नो कंडीशन अटैच टू सच ग्रांट। अब क्योंकि इस गवर्नमेंट ग्रांट में कोई कंडीशन अटैच नहीं है, इसीलिए इस गवर्नमेंट ग्रांट को हम अपनी बुक्स में इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ओके, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करने के लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, डायरेक्टली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको रिकॉग्नाइज कर देंगे। सेकेंड ग्रांट हमें मिला 5 लाख रुपए का टुवर्ड्स परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ 15 लाख। मशीनरी 15 लाख की थी, उसको खरीदने के लिए 5 लाख रुपए का ग्रांट मिला है, एंड मशीनरी की यूजफुल लाइफ 5 साल की है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन SLM बेसिस। इस ट्रांजैक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये जो 5 लाख रुपए का हमें ग्रांट मिला, इसको हम मशीनरी की जितनी भी लाइफ है उस लाइफ तक अमोर्टाइज करेंगे, यानी कि 5 लाख रुपए को पूरे 5 साल में हम बराबर बराबर अमाउंट से रिकॉग्नाइज करेंगे। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स कितना हुआ दोस्तों, 1 लाख रुपीज़। ओके, 1 लाख रुपीज़ का गवर्नमेंट ग्रांट हम हर साल रिकॉग्नाइज करेंगे। बट इनिशियल एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे, इनिशियल रिकॉग्निशन करने के लिए हम डेफर्ड ग्रांट अकाउंट बनाएंगे। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे 5 लाख रुपए से टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट 5 लाख रुपीज़, एंड फिर हर साल इस डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में से 1-1 लाख रुपए को हम निकालेंगे एंड P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। डेफर्ड ग्रांट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 1 लाख से, और P&L में हम रिकॉग्नाइज कर देंगे 1 लाख रुपीज़। ओके, या एक दूसरा मेथड क्या होता है कि आप इस 5 लाख रुपए को डायरेक्टली मशीनरी की कॉस्ट में से रिड्यूस कर दो, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट करो 5 लाख रुपीज़ से टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट 5 लाख रुपीज़, एंड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट को डेबिट कर दो टू असेट अकाउंट 5 लाख रुपीज़। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारी असेट की जो वैल्यू है ना, वो बुक्स में 15 लाख की जगह 10 लाख के अमाउंट पर दिखेगी, एंड इस 10 लाख को हम 5 साल तक के लिए डेप्रिशिएट करेंगे। ओके, सो अब इस केस में हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना हो जाएगा, इस केस में डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो जाएगा 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, यानी कि आपका कितना आएगा, 2-2 लाख रुपए। ठीक है, अगर हम इसको असेट के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा, 15 लाख डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स। राइट, 15 लाख की असेट है, उसको हमें 5 साल में राइट ऑफ करना है, क्योंकि 5 ईयर्स असेट की यूजफुल लाइफ है। तो कितना निकलेगा डेप्रिसिएशन, 3 लाख रुपए का। लेकिन हम 3 लाख का डेप्रिसिएशन P&L में बुक करेंगे, उसी के अगेंस्ट हम 1 लाख की P&L में इनकम भी बुक कर देंगे। तो नेट एक्सपेंस हमारे P&L में इस केस में भी 2 लाख रुपए का ही आएगा। ओके, एंड अगर हम असेट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ग्रांट को, तो भी हमारा जो नेट एक्सपेंस निकलेगा वो 2 लाख का ही निकलेगा। ओके, ये एंट्री हो जाएगी सेकंड वाले ग्रांट की। इसके बाद थर्ड ग्रांट हमें क्या मिला, 3 एकड़ की एक ज़मीन मिली है प्लांट सेटअप करने के लिए, एंड इसकी जो फेयर वैल्यू है ना, ये 20 लाख रुपए है। यानी ये जो हमें ज़मीन दी गई, ये ज़मीन हमें फ्री में दे दी 20 लाख रुपए की वैल्यू की। ओके, इस ग्रांट को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे दोस्तों, हम ना असेट को उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर देंगे 20 लाख रुपए पे। ओके, असेट अकाउंट डेबिट कर देंगे 20 लाख, टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डाल देंगे 20 लाख रुपए का। ठीक है, एंड ये 20 लाख रुपए का गवर्नमेंट अकाउंट हमारी बैलेंस शीट में शो होता रहेगा। ऑल राइट, आगे आते हैं। आगे जब हम आए फोर्थ गवर्नमेंट ग्रांट की तरफ, तो फोर्थ गवर्नमेंट ग्रांट इन्होंने क्या दिया, 20 लाख रुपए का ग्रांट दिया टू डिफ्रे एक्सपेंसेस फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए 20 लाख रुपए का ग्रांट इन्होंने दिया है। एक्सपेक्टेड हमारी एनवायरमेंट की कॉस्ट 6 लाख पर एनम की रहेगी अगले 5 सालों तक। अब इस केस में क्या हो रहा है दोस्तों, सुनो, हम ना
हम 6 लाख रुपीज़ का खर्चा कर रहे हैं 5 सालों तक के लिए, तो हमारा टोटल एक्सपेंस 5 ईयर्स के पीरियड में कितना आएगा? 30 लाख रुपीज़ का। इसके रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने हमको ग्रांट प्रोवाइड किया 20 लाख रुपीज़ का। ठीक है, तो हमारा नेट जो एक्सपेंस निकल के आएगा वो कितना आया? 10 लाख रुपए। अब इस एक्सपेंस एंड गवर्नमेंट ग्रांट को बुक करने के हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। ओके, पहला ऑप्शन हमारे पास क्या होता है दोस्तों? पहला ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम हर साल एक्सपेंस बुक करें 6-6 लाख का, जो हमने यहाँ पे बोला। ओके, एंड हर साल हम इसी के रिस्पेक्ट में एक अदर इनकम बुक करें, कितने रुपए की? 20 लाख डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, यानी कि एक्सपेंस भी हम 5 साल तक करने वाले हैं, तो इस 20 लाख के गवर्नमेंट ग्रांट को भी हम 5 ईयर्स तक अमोर्टाइज करेंगे। 20 लाख डिवाइड बाय 5 ईयर्स यानी कि 4 लाख रुपीज़ का गवर्नमेंट ग्रांट हम हर साल रिकॉग्नाइज करें एज अदर इनकम। ऐसा करने पे हमारा जो नेट एक्सपेंस निकलेगा दोस्तों वो कितना निकलेगा? 2 लाख रुपए का। ठीक है, या दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हम एक्सपेंस ही बुक करें अपना 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स का। नेट एक्सपेंस 10 लाख है, इसको हम 5 साल तक अमोर्टाइज करें, यानी कि हम अपना एक्सपेंस ही बुक करें 2 लाख रुपीज़ का। ओके, ये दो रास्ते हमारे पास होते हैं, इनमें से हम जो करना चाहें हम वो कर सकते हैं, लेकिन हमें इनिशियल रिकॉग्निशन इस गवर्नमेंट ग्रांट का कैसे करना पड़ेगा? बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 20 लाख रुपए से टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट 20 लाख रुपीज़। ओके, एंड फिर इस डेफर्ड ग्रांट गवर्नमेंट अकाउंट में से हम हर साल 2-2 लाख रुपए निकालेंगे, उसको या तो हम अदर इनकम में ट्रांसफ़र कर देंगे, या जो रिस्पेक्टिव एनवायरमेंटल कॉस्ट है उसी के एक्सपेंस में से हम लेस कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं अगले पैरा पर दोस्तों। अगला पैरा क्या बोल रहा है? बी आर श्रीधरन एसोसिएट्स आर स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ कंपनी फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24. The said chartered accountant firm has a robust team of skill and proficient chartered accountants who can handle all services areas relating to फलाना फलाना फलाना। ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अंडर कंसिडरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी पास्ड अ बोर्ड रेजोल्यूशन टू सेल वन ऑफ द कंपनीज अंडरटेकिंग। देखो ये वही क्वेश्चन आ गया जिसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अंडरटेकिंग सेल कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड इसके लिए इन्होंने बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवा दिया। ओके, एक जो डायरेक्टर है मिस्टर रमेश, उनका व्यू क्या है कि बोर्ड इस पावर को एक्सरसाइज कर तो सकता है, लेकिन उसके लिए उनको शेयर होल्डर का कंसेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी बाय वे ऑफ एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। वो क्या बोलता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से कंसेंट ले लो और फिर अपना बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके अपनी पावर एक्सरसाइज कर लो। ओके, जबकि हमारा सेक्शन 180 क्या बोलता है कि आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की नीड होती है। ओके, आगे क्या बोल रहा है दोस्तों? ये बोल रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट था कंपनी का उस अंडरटेकिंग में वो 22% ऑफ इट्स नेटवर्थ था। सेक्शन 180 क्या बोलता है कि हम किसी अंडरटेकिंग को अंडरटेकिंग तभी समझेंगे जब उसमें आपका इन्वेस्टमेंट 20% या उससे ज़्यादा का होता है तो। ओके, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना है? 22% का है, तो इसको हम अंडरटेकिंग कंसिडर कर लेंगे अंडर सेक्शन 180। आगे आते हैं, आगे इन्होंने क्या बोला कि रमेश जो है वो दिल्ली में रहता है। अब यहाँ सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है। रमेश दिल्ली में रहता है अपनी वाइफ के साथ में। ओके, उनकी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एक घर है यूएस में। ओके, उसके लिए उन्होंने एक प्रोफेशनल सर्विसेज ली किसी कंसल्टिंग इंजीनियर की, जिसका नाम है मिस्टर जॉर्ज। ये चेन्नई में रहते हैं। क्या हो रहा है कि मिस्टर जॉर्ज जो है ये रहते हैं चेन्नई में। ओके, एंड मिस्टर रमेश जो है ये रहते हैं दिल्ली में। ओके, मिस्टर जॉर्ज ने अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करी मिस्टर रमेश को विद रिस्पेक्ट ऑफ हिज हाउस, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है? यूएसए में। ओके, तो मिस्टर जॉर्ज प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला सप्लायर हो गया, एंड मिस्टर रमेश कौन हो गए? ये हो गए भैया रिसिपिएंट। अब इस ट्रांजैक्शन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी दोस्तों? इस ट्रांजैक्शन में प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी वो लोकेशन जहाँ पर रिसिपिएंट बैठा है। क्यों मैम?
हाउस प्रॉपर्टी तो यूएसए में है, तो यूएसए प्लेस ऑफ सप्लाई होनी चाहिए। नहीं दोस्तों, हाउस प्रॉपर्टी यूएसए में है, इसीलिए इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई रिसिपिएंट की लोकेशन को हमने कंसीडर किया है, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी गुड या सर्विसेज सप्लाई करी जाती है तो ऐसे ट्रांजैक्शन में प्लेस ऑफ सप्लाई हम किसको मानते हैं, जहाँ पर भी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। लेकिन अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर सिचुएटेड होती है ना, तो ऐसे ट्रांजैक्शन में हम क्या मानते हैं कि जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट की लोकेशन को ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ओके, यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी यूएसए में सिचुएटेड है, यानी कि इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, इसीलिए हमने प्लेस ऑफ सप्लाई मिस्टर रमेश की लोकेशन यानी दिल्ली को मान लेना है। ऑल राइट, आगे आते हैं। आगे इन्होंने क्या बोला, इस चीज़ को इग्नोर कर दो, आगे आ जाते हैं। आगे ये बोलते हैं कि ऑन 31 मई 2023 रमेश ने अपनी फैमिली को एक अम्यूज़मेंट पार्क में लेकर के गए। एंड अम्यूज़मेंट पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? अम्यूज़मेंट पार्क लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में। ये जो अम्यूज़मेंट पार्क है ना, इसके बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं, ठीक है, होंगे। लेकिन इस विज़िट के लिए जो रमेश के बेटे हैं वो कहाँ रहते हैं? वो जयपुर में रहते हैं। वो दिल्ली आए एंड रमेश और उनकी वाइफ और उनका बेटा, ये तीनों लोग गुरुग्राम में मौजूद अम्यूज़मेंट पार्क में विजिट करते हैं। ओके, ऐसे ट्रांजैक्शन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी दोस्तों? ऐसे ट्रांजैक्शन में हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे वो लोकेशन जहाँ पर अम्यूज़मेंट पार्क लोकेटेड है, यानी कि हमारी हरियाणा गुरुग्राम। ओके, हरियाणा गुरुग्राम यहाँ पे हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। क्यों मानी जाएगी दोस्तों? वाई? बिकॉज किसी भी इवेंट या फिर अम्यूज़मेंट पार्क के एडमिशन के केस में ना, हम प्लेस ऑफ सप्लाई वो मानते हैं जहाँ पर ये इवेंट हो रहा है या जहाँ पर ये अम्यूज़मेंट पार्क लोकेटेड है। क्यों मानते हैं दोस्तों? क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करो कि जिस भी स्टेट में ये इवेंट हो रहा है या जिस स्टेट में अम्यूज़मेंट पार्क लोकेट, उसी स्टेट के रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। एंड जिस स्टेट के रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं दोस्तों, डेफिनेट सी बात है कि उसी स्टेट का राइट बनता है टैक्स कलेक्ट करने का। ओके, सो इसीलिए हम ऐसे ट्रांजैक्शंस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानते हैं? जहाँ पर भी इवेंट हो रहा है या जहाँ पे अम्यूज़मेंट पार्क लोकेटेड है। ऑल राइट, तो इसीलिए प्रेजेंट सिनेरियो में हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है। आगे आते हैं। आगे इन्होंने क्या बोला? ल्यूमिनस लिमिटेड ना दिल्ली में बेस्ड है एंड ड्यूरिंग द ईयर 23-24 कंपनी ने लीगल सर्विसेज रिसीव करी फ्रॉम एन अटॉर्नी इन दुबई। अटॉर्नी का मतलब कौन होता है? अटॉर्नी का मतलब होता है एडवोकेट। ओके, सो एडवोकेट दुबई में बैठा है। दुबई के एडवोकेट से ल्यूमिनस लिमिटेड ने सर्विसेज रिसीव करी हैं एंड ल्यूमिनस लिमिटेड की लोकेशन क्या है? दिल्ली है। ऐसे ट्रांजैक्शन में दोस्तों, ऐसे ट्रांजैक्शन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? ऐसे ट्रांजैक्शन में प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा दिल्ली। दिल्ली वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के नेचर का है, इसीलिए सेक्शन 7 के अंदर इसको हम कवर करेंगे। एंड सेक्शन 7 क्या बोलता है? ऐसे ट्रांजैक्शन को हम सप्लाई मान लेंगे एंड इस ट्रांजैक्शन के ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, तो इसमें आरसीएम भी लगेगा एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इसमें क्या मान लेंगे? हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे दिल्ली। ओके, आगे आते हैं। आगे के पैरा में इन्होंने क्या बोला है? कंपनी के पास ना, कंपनी के बोर्ड में 10 डायरेक्टर हैं। उन 10 डायरेक्टर में से 3 डायरेक्टर्स को हमें रिटायर करना था बाय रोटेशन एट एनुअल जनरल मीटिंग। लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग में रिटायरिंग डायरेक्टर की प्लेस फिल नहीं हो पाई, उसकी वजह से उस एजीएम को हमने एडजॉर्न कर दिया टू द सेम डे नेक्स्ट वीक, सेम टाइम एंड सेम प्लेस। उस एडजॉर्न मीटिंग में भी जो रिटायरिंग डायरेक्टर की प्लेस थी, ये फिल नहीं हो पाई एंड मीटिंग रिजॉल्व भी नहीं हुई नॉट टू फिल द वैकेंसी। मतलब मीटिंग में ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ कि हम वैकेंसी को फिल ही नहीं करना चाहते हैं। ओके, सो ऐसे ट्रांजैक्शंस में क्या होता है दोस्तों? इस ट्रांजैक्शन को हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी एजीएम में कोई डायरेक्टर रिटायर होना है, ओके, बट उस एजीएम में डायरेक्टर के रिटायर होने से जो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई वो फिल नहीं हो पाती है, और ना ही उस एजीएम में कोई इस तरीके का रेजोल्यूशन कंपनी पास करती है
कि डायरेक्टर के रिटायर होने से जो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई, हम उस कैजुअल वैकेंसी को फिल ही नहीं करना चाहते। कंपनी ने ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया और ना कैजुअल वैकेंसी फिल हुई। तो ऐसे केस में क्या होगा कि एजीएम को हम एडजॉर्न कर देते हैं टू द सेम प्लेस, सेम टाइम, सेम डे, बट नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक। फिर क्या होता है कि एडजॉर्न मीटिंग में उस वैकेंसी को फिल करने की कोशिश करी जाती है। लेकिन अगर सपोज करो कि एडजॉर्न मीटिंग में भी वैकेंसी फिल नहीं हो पाती, या एडजॉर्न मीटिंग में भी कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास नहीं होता कि हम वैकेंसी को फिल नहीं करना चाहते हैं, तो फिर क्या होता है, जो रिटायरिंग डायरेक्टर होता है, यानी कि जो रिटायर कर रहा है, जिसके रिटायर करने से कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो रही थी, उसी डायरेक्टर को हम रीअपॉइंट कर लेते हैं। ओके। लेकिन लेकिन रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा अगर जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर रिटन में नोटिस दे देता है कि भाई मैं तो डायरेक्टर बनना ही नहीं चाहता हूँ, मुझे तो डायरेक्टर बनना ही नहीं है। अगर डायरेक्टर ऐसा कोई रिटन नोटिस दे देता है तो फिर उसको हम रीअपॉइंट नहीं कर सकते। या फिर मान लो कि एक रेजोल्यूशन पुट किया गया कि हम इसी डायरेक्टर को रीअपॉइंट कर लेते हैं, पर वो जो रेजोल्यूशन था वो लॉस्ट हो गया। लॉस्ट होने का मतलब क्या, खो गया, गुम हो गया? नहीं बाबा, गुम नहीं हुआ। वो जो रेजोल्यूशन था ना, उसको फेवर में वोट नहीं मिले, यानी कि वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया। ओके, ऐसे रेजोल्यूशन को हम बोलते हैं लॉस्ट हो जाना। ऑल राइट। एंड जेन्युइन सी बात है, जब सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं भैया ये पर्सन रीअपॉइंट नहीं होना चाहिए, तो उस पर्सन को हम रीअपॉइंट कैसे कर सकते हैं? ओके। तो ऐसे अगर दो केस होते हैं ना, तो इन दो केस में रिटायरिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंट नहीं कर सकते, अदरवाइज रिटायरिंग डायरेक्टर रीअपॉइंट कर लिया जाता है। ओके। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इतना डिटेल में समझाया। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक बार दोबारा समझा दूंगी। इसके बाद अगला पैरा क्या आया दोस्तों, फर्दर मिस्टर बलदेव इज वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अंडर कंसिडरेशन। कंपनी ने उनको सिटिंग फीस पे करी 35,000 की। ये वही वाला क्वेश्चन है जिसके रिस्पेक्ट में हमने बोला था कि इस ट्रांजैक्शन में आरसीएम पे हो जाएगा। इस ट्रांजैक्शन में आरसीएम पे हो जाएगा क्योंकि बलदेव डायरेक्टर है, एंड डायरेक्टर को अगर हम कोई भी सेटिंग फीस पे करते हैं तो इस पे आरसीएम लग जाता है। इस वाले एमसीक्यू को हम ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं। तो अगले पैरा पर आते हैं। कंपनी का ना एक रिटेल शोरूम है इन पटियाला एंड इन दिल्ली, एंड उनकी एक फैक्ट्री भी है जो कि है लुधियाना में। फैक्ट्री कहाँ है दोस्तों, लुधियाना में। अब FY 23-24 में क्या हुआ है कि कंपनी ने 1.5 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चर करे सोलर पैनल्स के लुधियाना पंजाब में, अपनी फैक्ट्री में। फिर उन्होंने ना आधे यूनिट्स तो अपने रिटेल शोरूम पटियाला में ट्रांसफ़र कर दिए और आधे यूनिट्स दिल्ली वाले रिटेल शोरूम में ट्रांसफ़र कर दिए। अब ये जो फैक्ट्री है हमारी लुधियाना वाली, और जो ये रिटेल शोरूम है पटियाला और दिल्ली के, ये जीएसटी में भी रजिस्टर्ड है, जीएसटी में सेपरेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन हो रखा है। तो ऐसे ऐसे पर्सन्स को हम क्या बोलते हैं, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन। क्यों बोलते हैं डीम डिस्टिंक्ट, क्योंकि इनका पैन नंबर तो सेम होता है, लेकिन इनके अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो एक ही पैन पे अगर डिफरेंट डिफरेंट रजिस्ट्रेशन हमारे हो रखे होते हैं जीएसटी में, तो उन सभी रजिस्ट्रेशंस को हम बोलते हैं डीम्ड डिस्टिंक्ट। ओके। एंड ऐसे जो सप्लाईज होते हैं डीम डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, उन सप्लाईज को जीएसटी के अंदर सप्लाई कंसीडर किया जाता है, इवन व्हेन नो कंसिडरेशन इज चार्ज फॉर सच सप्लाईज, बिकॉज ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये शेड्यूल 1 के अंदर स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस होते हैं। ओके। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी ये जो ट्रांजैक्शंस किए, इन्होंने जो अपनी लुधियाना वाली फैक्ट्री में से पटियाला एंड दिल्ली में जो अपना सोलर यूनिट्स को, सोलर पैनल्स को ट्रांसफ़र किया, विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफ़र किया है। इसीलिए इनका मानना क्या है कि इस ट्रांसफ़र को हम जीएसटी के अंदर सप्लाई नहीं मानेंगे, जबकि कंपनी का जो कंटेंशन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि शेड्यूल 1 में ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम सप्लाई कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत डिटेल में हमने केस स्टडी को समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं दोस्तों। प्लेस ऑफ सप्लाई पूछी थी यहाँ पे, प्रोफेशनल सर्विसेज जो मिस्टर जॉर्ज ने मिस्टर रमेश को रेंडर करी थी उस ट्रांजैक्शन में। मिस्टर जॉर्ज कहाँ के थे दोस्तों, मिस्टर जॉर्ज थे चेन्नई के।
ये रहा, मिस्टर जॉर्ज थे चेन्नई के एंड रमेश था दिल्ली का। घर कहाँ पर था? यूएसए में। ऐसे ट्रांजैक्शन में हमने क्या बोला था? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? दिल्ली होगी, क्योंकि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो इंडिया के बाहर सिचुएटेड है। ओके, सो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? दिल्ली, यानी बी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लेते हैं आंसर। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू द टिकट्स बॉट बाय मिस्टर रमेश्वर अम्यूजमेंट पार्क? अम्यूजमेंट पार्क कहाँ पर था? गुरुग्राम, हरियाणा में। ओके, सो प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या होगा? गुरुग्राम, हरियाणा। सो बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लेते हैं। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फिफ्थ में इन्होंने क्या बोला था कि क्या जो रिटायरिंग डायरेक्टर्स हैं उनको एडजॉर्न मीटिंग में हम रीअपॉइंट कर सकते हैं क्या? हमने क्या बोला कि हाँ भाई आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन शर्त क्या है कि जो रिटायरिंग डायरेक्टर है, जो रिटायरिंग डायरेक्टर है उस डायरेक्टर ने अपना कोई रिटन में नोटिस नहीं दिया हुआ होना चाहिए कि भैया मैं तो डायरेक्टर बनना ही नहीं चाहता। और दूसरी कंडीशन क्या, कि कोई रेजोल्यूशन अगर पुट किया गया है उस पर्सन के रीअपॉइंटमेंट के लिए एंड ये रेजोल्यूशन लॉस्ट हो जाता है, तो ऐसे केस में भी हम रिटायरिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंट नहीं कर सकते। ओके, सेकेंड ऑप्शन इन्होंने क्या बोला कि अगर एडजॉर्न मीटिंग में रेजोल्यूशन पुट किया जाता है रीअपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन वो लॉस्ट हो गया, तो क्या हम रीअपॉइंट कर सकते हैं? नहीं बॉस, हम नहीं कर सकते। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि क्या वो डायरेक्टर कंटिन्यू करेंगे अगर डायरेक्टर्स ने एजीएम ही नहीं बुलाई? तो एजीएम बुलाने का एक टाइम था, उस टाइम तक इन्होंने एजीएम ही नहीं बुलाई, तो क्या ये डायरेक्टर्स कंटिन्यू कर सकते हैं अपना ऑफिस? नहीं दोस्तों, नहीं कर सकते। इसके रिस्पेक्ट में हमारे कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन आती है, सेक्शन 96। ये सेक्शन क्या बोलती है कि हर कंपनी को अपनी एक एजीएम होल्ड करनी होती है हर साल। लेकिन अगर कंपनी अपनी एजीएम हेल्ड नहीं करती है ना किसी कारण से, तो जो लास्ट डेट होगी एजीएम को हेल्ड करने की, हम उस लास्ट डेट पर ही मान लेंगे कि रिटायरिंग डायरेक्टर्स का टर्म एंड हो चुका। ओके, यानी कि मीटिंग कंडक्ट होना नेसेसरी नहीं है। अगर आप मीटिंग कंडक्ट नहीं करोगे ना, तब भी हम मान लेंगे कि जो लास्ट डेट जिस पे मीटिंग कंडक्ट होनी थी, जिस पे मीटिंग हेल्ड होनी थी, उसी डेट पे रिटायरिंग डायरेक्टर्स का टर्म एंड हो चुका। ओके, सो इसीलिए जो रिटायरिंग डायरेक्टर्स हैं वो कंटिन्यू नहीं कर सकते अपना ऑफिस अगर कंपनी अपनी एजीएम नहीं बुलाती है तो। सिक्स्थ क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने जो सोलर पैनल ट्रांसफ़र करे थे अपने रिटेल शोरूम्स को विदाउट कंसिडरेशन, ऐसे ट्रांजैक्शन को इन्होंने सप्लाई कंसिडर नहीं किया था, लेकिन ये ट्रांजैक्शंस भी सप्लाई माने जाएंगे अंडर शेड्यूल 1। ओके, सो चेक कर लेते हैं आंसर इन्होंने क्या बोला। अच्छा, इसका एक सेकंड पार्ट भी था। सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला था कि जो इन्होंने अटॉर्नी की सर्विसेज ली थी, अटॉर्नी दुबई में सिचुएटेड था, उसकी इन्होंने सर्विसेज ली थी, तो ऐसे ट्रांजैक्शन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? हमने कहा था दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, क्योंकि लुमिनस लिमिटेड कहाँ पर सिचुएटेड थी? दिल्ली में सिचुएटेड थी। ओके, एंड ऐसे ट्रांजैक्शन पर आरसीएम भी पुट हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलेंगे? इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बोलेंगे। ओके, चेक कर लेते हैं अब हम आंसर को। क्या बोला इन्होंने आंसर में? इन्होंने बोला कि ये कॉमन प्रैक्टिस है स्टॉक को ट्रांसफ़र करना। स्टॉक को ट्रांसफ़र करने के बारे में इन्होंने बता दिया। उसके बाद में इन्होंने बोला कि अगर आप स्टॉक को ट्रांसफ़र करते हो इवन विदाउट कंसिडरेशन, तो उसको भी हम सप्लाई मान लेंगे अगर वो जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रहा है। ओके, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पर्सन विद सेपरेट रजिस्ट्रेशन whether within the same state or in different states are considered as distinct person। यानी एक ही पर्सन के अलग अलग रजिस्ट्रेशन हैं, तो उन अलग अलग रजिस्ट्रेशंस को हम डिस्टिंक्ट पर्सनस मानते हैं। ऑल राइट, सो इसीलिए जो सोलर पैनल ट्रांसफ़र किए गए हैं फ्रॉम लुधियाना फैक्ट्री टू दिल्ली, उनको भी हम सप्लाई मान लेंगे। इसके बाद में बात आ गई हमारे अटॉर्नी की सर्विसेज की। तो अटॉर्नी के सर्विसेज में इन्होंने क्या बोला कि अटॉर्नी इंडिया के बाहर सिचुएटेड है एंड रिसिपिएंट कौन है? ल्यूमिनस लिमिटेड, जो कि दिल्ली में बेस्ड है। सो इस ट्रांजैक्शन में प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगी वो सेक्शन 13 के अकॉर्डिंगली निकलेगी। एंड सेक्शन 13 क्या बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, यानी प्रेजेंट केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हम क्या मानेंगे?
दिल्ली मानेंगे। ओके। फर्दर ये जो ट्रांजैक्शन है ये इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विस का ट्रांजैक्शन है, इसीलिए इस केस में ये जो सर्विसेज है इनको हम सप्लाई मानेंगे अंडर सेक्शन 7 ऑफ द जीएसटी एक्ट। एंड इस सप्लाई के ऊपर ना आरसीएम भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों थोड़ा जल्दी जल्दी बोल करके इस केस स्टडी को ख़त्म करवा रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी केस स्टडी है। इस केस स्टडी से प्लीज़ मेरे समझाने की टेक्निक को जज मत करना। ओके। इससे पहले मैंने आपको जितनी भी केस स्टडी समझाई है उसमें मैंने बहुत घुस घुस के समझाया है, बट इसमें मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको करा रही हूँ क्योंकि ये बहुत लेंदी केस स्टडी थी। ऑल राइट। एंड इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा हुआ है जो आउट ऑफ द बॉक्स हो एंड आपने ना पढ़ा हो। ओके। सेवेंथ क्वेश्चन क्या बोलता है कि गवर्नमेंट ग्रांट को कैसे रिकॉग्नाइज करा जाएगा, उसको हमने ऑलरेडी समझ लिया दोस्तों कि कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ओके, आप इससे रिलेटेड आंसर को अपने आप रीड कर लेना। इसके साथ ही हमारी ये केस स्टडी ख़त्म होती है। अगली केस स्टडी आएगी केस स्टडी नंबर 7। ओके। तब तक के लिए आप इस केस स्टडी को अच्छे से पढ़ो, आराम से इत्मीनान से पढ़ो। कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। मैंने बहुत जल्दी जल्दी ये केस स्टडी पढ़ाई है आप लोगों को। हो सकता है कोई चीज़ें ऊपर से निकल गई हों दिमाग के, लेकिन कोई भी डाउट हो बेफिक्र होकर के मुझसे पूछो, मैं डेफिनेटली उसको आंसर कर दूंगी। ऑल राइट, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। दिस इज सी ए हिमांशी गर्ग साइनिंग ऑफ।